सुनील जी, जो मीनू जी बात का जिक्र कर रही थी उसी को मैं थोड़ा आगे बढ़ा के आपके पास आना चाहता हूँ। हमने 2019 से 24 का भी पूरा टर्म देखा सबने, और उस टर्म में ये जो अध्यक्ष महोदय हैं ओम बिरला साहब, उनकी तानाशाही, उनका वो किस तरह से कठपुतली बन के मनमाना बर्ताव कर रहे थे, संविधान को ताक पे रख पे कुछ भी कर रहे थे, एक साथ पता नहीं कितने लोगों को बर्खास्त कर रहे थे। वो जो है ना उनकी, अब वो धौंस वाला जो उनका रौब या उनका रुआब जो था, वो सब तो खत्म हो गया है। अब वो जो है रोज इतने हास्य पात्र बन रहे हैं, हास्यास्पद दिख रहे हैं। मतलब कल तो ये सीन हो गया सर, मतलब कि मैं तो अपने कार्यक्रम में कल मैंने वीडियो में कहा कि जैसे एक छोटा बच्चा अपने मनपसंद खिलौने से खेलता है तो कितना मजा आता है उसको, है ना। मुझे मैं कल राहुल गांधी को देख रहा था, यकीन मानिए मुझे ऐसा लग रहा था कि ओम बिरला जो है इनके मनपसंद खिलौने हैं, वो खेल रहे हैं उनके साथ, और उतना ऐसा खेले हैं। अब अच्छा बुरा इसको तो हम कैसे भी तय करेंगे, लेकिन जैसे वो कहा ना कि वो बेचारे मीडिया वाले जो है वो पिंजरे में बंद है, तो ये ओम बिरला ने कह दिया कि हाथ हिलाते हिलाते उनकी स्टाइल में कि बेचारे नहीं है, बेचारे मत कहो। तो जो स्पॉन्टेनियसली जवाब आया कि ओके नॉन बेचारे, नॉन बेचारे। अब उसमें मैंने चेहरा देखा फ्रीज करके ओम बिरला का, मैं देख रहा था पूरा। मुझे समझ में आया हुआ कि ओम बिरला को मन ही मन में जो है कभी एक सेकंड के लिए हुआ होगा कि चुल्लू भर पानी अगर के मिल जाए तो ये मोदी भक्ति करते करते मैं डूब मरूं अभी पे, क्योंकि ये सहन नहीं हो पाएगा। आप क्या कहेंगे, कैसे इसको देखते हैं? धन्यवाद मयूर जी। ये आपके ऊपर निर्भर होता है कि आप किस रूप में लोगों के बीच याद रहना चाहते हैं जी। लोग आपके साथ किस तरह का व्यवहार करें। ओम बिरला साहब के पास यह मौका है कि वह इस देश के गिने चुने लोकसभा अध्यक्षों में शामिल है जिनको दोबारा लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी मिली है। अब भी आपके ऊपर निर्भर है कि आप सत्ता और विपक्ष आपको कैसे आपके साथ व्यवहार करें। अगर आप इसी संसद में बैठ करके 50 साल पुरानी घटना आपातकाल को लेकर के प्रस्ताव पारित कराएंगे तो फिर आप नोटबंदी की चर्चा को रोक नहीं पाएंगे। बिल्कुल। अगर आप सत्ता पक्ष के नेताओं को, पुराने अतीत के नेताओं के बारे में जो दुनिया में मौजूद नहीं है, उनके नाम के उल्लेख की अनुमति देंगे तो आप पूर्ववर्ती सरकारों के बारे में या अन्य लोगों के बारे में जो संसद के सदस्य नहीं है उनके उल्लेख को आप रोक नहीं पाएंगे। लोकसभा का अध्यक्ष अगर पारदर्शी नहीं है, पक्षपात रहित नहीं है, वह लोक सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के साथ एक तरह का व्यवहार नहीं करता, तो निश्चित रूप से उसके आदर में या उसके इकबाल में कमी आएगी। कई लोकसभा अध्यक्षों को आपने देखा, निजी तौर पर मैंने खुद भी कई लोकसभा अध्यक्षों को देखा, इनकी हनक देखी, उनकी बात करने का तरीका देखा, अब जिस पार्टी से चुन करके आए थे उससे विद्रोह करते हुए देखा और खूब आदर पाया उन लोगों ने। छोटे छोटे दल, एनसीपी के संगमा साहब अध्यक्ष होकर के अध्यक्ष बनाए गए थे, क्या एक अलग तरह का माहौल रखते थे लोकसभा में। सवाल यही है कि आपका आदर तभी बना रह सकता है कि जब आप जिस पद पे हैं उस पद के अनुकूल आपके पास आप व्यवहार कर रहे हैं, उस तरह की आपकी डिलीवरी हो। अगर अनुराग ठाकुर जैसे लोग जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, एक प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, अगर वो हास्यास्पद तरीके से बात करेंगे तो कौन सुनेगा आप राहुल गांधी तो विपक्ष के नेता हैं, राहुल गांधी सरकार नहीं है, अभिषेक बनर्जी सरकार नहीं है, विपक्ष के नेता, अखिलेश यादव विपक्ष के नेता। विपक्ष के नेता अगर कोई बात कहते हैं तो यह माना जाएगा कि उनका काम है सरकार की आलोचना करना, सरकार की आलोचना कर रहे हैं वो। लेकिन सरकार के पक्ष से आप विपक्ष के नेताओं के खिल्ली उड़ावे, ये कोई सुनने के लिए नहीं बैठा है। आपको यह बताना पड़ेगा कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी, अभिषेक बनर्जी, धर्मेंद्र यादव,
ये महुआ मोइत्रा, इन तमाम नेताओं ने जो बजट को लेकर के सवाल पैदा किए हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? आप तो इस बजट के समर्थन में खड़े हुए हैं ना बोलने के लिए। जी बिल्कुल। आप कहे कि साहब मैं खड़ा हूं, लोग मैं वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत बजट का मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हूं। तो आपको वह बात बतानी पड़ेगी कि विपक्ष ने जो सवाल पैदा किए हैं, खड़े किए हैं, वो कितने बेमानी है, कितने तथ्यहीन है, कितने असत्य है, आपको ये बात करनी पड़ेगी। अगर आप राहुल गांधी की जाति पूछेंगे और आप फिर कहें कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया, राहुल गांधी संसद में किसने खड़ा होकर कहा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए? संसद में किसने कहा कि इसी सदन से हम जातीय जनगणना का प्रस्ताव पारित करा करके दिखाएंगे? और उसके बाद आप कहिए कि मैं तो किसी का नाम नहीं ले रहा। ठीक है, आप अगर आप क्या लोग मान जाएंगे इस बात को? कोई इस बात को स्वीकार करेगा? अखिलेश यादव ने तुरंत पलट के पूछ लिया कि आप जात कैसे पूछ सकते हैं। उस समय संसदीय कार्य मंत्री जी कहाँ थे, जो एक कल बता रहे थे कि संसदीय परंपराओं, नियमों, प्रक्रियाओं का ज्ञान आपको होना चाहिए? क्या एक पूर्व मंत्री के सामने और रो भी रहे थे कि यील्ड नहीं कर रहे हैं, ये भी कह रहे थे। हाँ, सवाल इस बात का है ना कि आपके दरअसल है क्या कि सरकार के सामने जिस तरह की चुनौतियां विपक्ष ने खड़ी की हैं और विपक्ष को जिस तरह का जनादेश मिला है, उसके इनके पास कोई रास्ते नहीं सूझ रहे, करें क्या, कहां जाएं? और उन्हीं के शब्दावली में राहुल गांधी उनका जवाब दे रहे हैं, पूरा विपक्ष उनका जवाब दे रहा है। अगर आप मुद्दों की बात नहीं करेंगे, अगर आप मुद्दों से भटकाने की बात करेंगे, कोई नहीं सुनने वाला है। आप अनुराग ठाकुर का पूरा भाषण सोशल मीडिया पे उपलब्ध है, देख लीजिए कितने लोगों ने सुना है उसको। राहुल गांधी का भाषण भी सोशल मीडिया पे उपलब्ध है, देख लीजिए कितने लोगों ने सुना है। इन आंकड़ों को आप झुटला नहीं सकते हैं ना। आप कुछ भी नैरेटिव बना लीजिए, लेकिन जो जनता से जुड़े हुए सवाल हैं उसके खिलाफ कोई नैरेटिव नहीं बना सकते, प्रश्न ही नहीं पैदा होता। बिल्कुल आपको जनता से जुड़े हुए सवालों का जवाब देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देंगे तो आप चिल्लाते रहिए, कुछ भी करते रहिए। जातीय जनगणना एक बड़ा सवाल है, और अनुराग ठाकुर ने क्या किया कि कम से कम जातीय जनगणना के समर्थक बड़े समुदाय में अपनी भद पिटवा ली। अगर आप जातीय जनगणना, आप खुले रूप से जातीय जनगणना के खिलाफ नजर आ रहे हैं। अभी तो सरकार तो कुछ बोलती नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक नेता के रूप में आपने क्या कहा, यानी जातीय जनगणना के बाद जो सुनील जी, मैं इंटरप्ट कर रहा हूं आपको, वो भद नहीं पिटवाई है, ये बतलाया है कि पूरा संघ, पूरा बीजेपी जाति गणना के खिलाफ है। उनको जाति का वही बना के रखना है कि मैं ब्राह्मण, मैं श्रेष्ठ, ये बना के रखना है, मैं राजपूत, बाकी सब जो है चूल्हे के भाड़ में जाओ, हमें किसी की आवश्यकता। ये जो शिक्षा को इतनी महंगा किया है, इतनी नौकरियों को खत्म किया है, आरक्षण को लेकर इतने गहरे इनके सवाल हैं, इनकी तमाम चीजें क्यों है? क्योंकि कोई आना नहीं चाहिए, हम ही खाली शासन करेंगे। आप जो नीट में जो हुआ है, नीट में जो बेईमानियां हुई हैं, जिसको साबित करके भी साबित नहीं कर पाए लोग, वो क्या है? वो ये है, वो कहना चाह रहे हैं कि भैया हर जगह मेरा अधिकार है, तुम भागो, हमसे बच जाएगा तो खाना, बाद में खाना, पत्तल हम फेंकेंगे नीचे, उसमें से जो बचेगा खा लेना, ये कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही है। और यही आप सरकार के बजट के पक्ष में खड़े हुए हैं। यह सरकार लगातार पिछले अपने 15 वर्षों में, ये मैंने तीसरा कार्यकाल चल रहा है, शिक्षा का बजट कम कर दी, स्वास्थ्य का बजट कम कर दिया, एग्रीकल्चर का बजट कम कर दिया, फर्टिलाइजर का बजट कम कर दिया, और आप बजट के पक्ष में खड़े हैं। शिक्षा का विरोध का क्या मतलब होता है कि समाज के वंचित लोगों के खिलाफ एक अन्याय है। क्या शिक्षा के को सरकार के नियंत्रण से बाहर करके आप बड़े समुदाय को शिक्षित कर सकते हैं? और शिक्षा को बढ़ावा न देना क्या समाज के उन वर्गों के प्रति साजिश नहीं है जो वंचित वर्ग है, जो अपनी आर्थिक ताकत के बल पर शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता? किसके लिए आप कर रहे हैं? अगर स्वास्थ्य व्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप न हो तो क्या आज के दौर में कोई बीमार आदमी अपने इलाज कराने के लिए सक्षम है? क्या आपने कोई लोकतांत्रिक देश, कोई लोक कल्याणकारी देश आपने देखा है जहां पे सरकार कर संग्रह सामान्य नागरिकों से ज्यादा करे और उद्योगपतियों से कम करे?
उसके बाद आप कहेंगे कि आप लोक कल्याणकारी राज चलाना चाहते हो, समाज के वंचित वर्ग के साथ खड़े हैं। यह जब दृष्टिकोण आपका होगा, निश्चित रूप से आप जातीय जनगणना का विरोध करेंगे। निश्चित रूप से आपको राहुल गांधी की बात, अखिलेश यादव की बात, विपक्ष के नेताओं की बात आपको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। राज ठाकुर अगर राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते, सब लोग सुनते हैं, हम आप भी सुनते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह का नैरेटिव बनाने का प्रयास करेंगे कि कमल तो राजीव का भी पर्यायवाची है, और कमल राजीव कौन है आपको पता है? किसको मतलब है इससे? आप ये बताइए, राहुल गांधी ने कहा कि जो चक्रव्यूह होता है उसका स्वरूप कमल की तरह होता है। आप इसकी बात कीजिए ना कि नहीं नहीं नहीं, उस चक्रव्यूह से कमल का कोई मतलब नहीं, हम ऐसे लोग नहीं है। आप इसकी बात कीजिए, अगर उसकी व्याख्या करने का साहस है तो। कौन इनकार कर रहा है कि राजीव का कमल का पर्यायवाची राजीव भी होता है? इसका मतलब क्या रह गया इसका? सवाल यह है कि अगर आप कोई ऐसा नैरेटिव बनाने का प्रयास करेंगे जो जनता के हितों के खिलाफ होगा, कोई सुनने के लिए आपको तैयार नहीं है, कोई नहीं सुनने वाला। और अब नैरेटिव बन नहीं सकता। उस तरह का विपक्ष नहीं आया। जिस देश के लोकतंत्र का सबसे मजबूत विपक्ष है, यह विपक्ष नहीं कि आपकी बात को सुन लेगा और आप लोगों को दबा ले जाएंगे और बोलने नहीं देंगे। और स्थिति यह है, आप सोचिए कि प्रधानमंत्री उस वक्तव्य को भी लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है जिसमें उन्होंने कहा कि 2.5 घंटे तक प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया गया, गला घोटने की कोशिश की गई। क्या हुआ? देश में प्रतिक्रिया हुई क्या? जिस प्रधानमंत्री की उपस्थिति में इसी लोकसभा से 150 सदस्य निकाल दिए गए हों और कोई प्रतिक्रिया नहीं आई हो, और वो अपना गला घोटने की बात कहेगा, किसी गले उतरेगा ये? आप अपने आचरण से ही अपनी बात में ताकत पैदा कर सकते हैं। वो तो नहीं कभी किया नहीं आपने। विपक्ष इसलिए ताकतवर है कि विपक्ष ने अपने आप को लोगों के साथ जोड़ा है, लोगों के साथ जोड़ करके अपनी ताकत बढ़ाई है, उनमें विश्वास पैदा किया है। अगर कोई मैंने जिस तरीके से राहुल गांधी पे हमला होता रहा, कोई दूसरा आदमी होता तो भाग गया था सार्वजनिक जीवन छोड़ करके। बिल्कुल। और अब वो स्थिति नहीं है कि आप ये इस तरह के नैरेटिव बना करके राहुल गांधी पर चाहे विपक्ष पे हमला कर लेंगे। विपक्ष आपके सामने एकदम आंख से आंख मिला के बात करने के लिए तैयार है, और आप तभी मुकाबला कर सकते हैं जब तर्कसंगत तरीके से आप उनकी बातों का जवाब देते हैं। लेकिन अगर आप कारपोरेट को छूट देंगे, जनता को टैक्स में पीड़ित किए रहेंगे, शिक्षा के रास्ते को अवरोध पैदा करेंगे, स्वास्थ्य को सस्ता नहीं करेंगे, आप जनता के सवालों का जवाब नहीं दे सकते। जनता का विश्वास आप हासिल नहीं करते, संभव ही नहीं है। सुनील जी, आपकी एक और अंतिम टिप्पणी कि ये अपने ही जाल में फंस रहे हैं, ये A1 A2 का विरोध करते हुए, आप क्या मानते हैं? मयूर जी, प्रधानमंत्री जी को कितने लोग सुन रहे हैं इसके लिए कोई शोध करने की जरूरत नहीं है। किसी न्यूटन और आर्किमिडीज की आवश्यकता नहीं है। आप जी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को आप देख लीजिए कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भाषण दिए गए हैं या प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो वीडियो अपलोड किए गए हैं उनके ऑफिशियल चैनल पर, उसको देखने वालों की संख्या कितनी है? वो काफी कम हो चुकी है। राहुल गांधी के द्वारा जो दिए गए भाषण हैं या राहुल गांधी के द्वारा जो वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं अपने ऑफिशियल मीडिया, सोशल मीडिया हैंडल पर, उनको देखने वाले कितने हैं? जी, एकदम सबके सामने साफ है। सवाल है कि आपको लोग को राकेश जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, क्या कह रहे हैं? आप बात नहीं कर ले, मैं तो सिर्फ इतना मेरी समझ में 2 दिन में आया है कि ये अदानी और अंबानी अब असंसदीय शब्द हो गया है, इसलिए इसको बोलने से बार ये असंसदीय शब्द है। ये संसद की कार्रवाई से हटा दिया गया या नया नाम दे दिया गया, नया नामकरण हो गया है। बिल्कुल सही है। A1 A2 की अगर बात कीजिए, और ये कुछ छुपी बात थोड़े है, बजट बताता है आपका कि आप किस तरह से पूंजीपतियों के पक्ष में खड़े हैं। आप कारपोरेट टैक्स को कम करेंगे, जो अपनी बात दोहरा रहा हूं मैं कि आप कारपोरेट टैक्स को कम करेंगे, कारपोरेट के माध्यम से कर संचय कम करेंगे और आम नागरिक से कर संचय ज्यादा करेंगे ना। आप सोचिए कि वित्त मंत्रालय का बजट 3 गुना बढ़ा दिया गया है। मैंने अनप्रोडक्टिव है ना वो काम। वित्त मंत्रालय का कौन सा काम है? क्या करना चाहते हैं?
और उसको आपने 3 गुना बढ़ा दिया। 87,000 लाख करोड़ रुपए का बजट है या लाख करोड़ का बजट है। पर क्या करेगा वित्त मंत्रालय साहब? वो कौन सा उत्पादन करता है? आप अपने प्रिय उद्योगपतियों को मदद करने के अलावा इसके माध्यम से क्या करेंगे? क्योंकि वित्त मंत्रालय के पास ढेर सारी ऐसी एजेंसीज हैं जो व्यापारिक गतिविधियों के ऊपर निगाह रखती हैं। इसी काम का तो उपयोग करेंगे आप, और क्या करेंगे? वहां खेती होती नहीं, किसानी होती नहीं, पेट्रोल टैंक बनता नहीं, सुई बनती नहीं, रबर बनता नहीं, धागा बनता नहीं, तो किस बात के लिए इतना रुपया? खाद की जरूरत जाए जिसमें सभी किसानों को आवश्यकता है, उसका बजट आपने कम कर दिया, वित्त मंत्रालय का बजट आपने बढ़ा दिया। शिक्षा जो किसी भी देश के लिए जरूरी है, उसका बजट आपने कम कर दिया, वित्त मंत्रालय का। डिफेंस का बजट आपने कम कर दिया। जिस डिफेंस को लेकर के आप हमेशा चिंतित दिखाई पड़ते, उसका बजट आपने कम कर दिया। तो यह A1 और A1 और A2 के साथ जो सरकार करती है, ये साफ है, इसमें कोई बहस नहीं रह गया। और ये पूरे देश पे लगने लगा। ये स्थिति है। और एक बड़ा कारण है लोगों की नाराजगी का, लोगों के असंतोष का, जो विपक्ष इस बात पे बार बार उठा रहा है। अगर ये क्यों है? अगर आप A1 और A2 के साथ आप नहीं खड़े हैं, तो किसके साथ खड़े हैं? आम आदमी के साथ खड़े हैं। आम आदमी के साथ खड़ी हुई सरकार इस तरह का व्यवहार करती है, इस तरह की आर्थिक सुविधाएं देती हैं और इस तरह की राहतें देती हैं। आप उन आरोपों से बच सकते नहीं है ना। आप एक आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर क्रिएट करके मूल मुद्दे से आप हट नहीं सकते। अब कोई अनुराग ठाकुर खड़े हो कितनी बड़ी बड़ी बात कर ले, कोई सुनने वाला नहीं है उसको। बात वही आएगी कि आप सामाजिक सशक्तिकरण कर रहे हैं कि नहीं, लोगों को आप सामाजिक न्याय दे रहे हैं कि नहीं, देश के मध्यम वर्ग के हितों का ख्याल कर रहे हैं या नहीं, शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए तैयार हैं या नहीं। मुद्दे वह है। अगर इन मुद्दों का जवाब आपके पास नहीं है, तो आपको उद्योगपतियों को या क्रोनिक कैपिटलिज्म को बढ़ावा देने का आरोप बर्दाश्त करना पड़ेगा।